जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, क्या ये संभव है कि एक परिवार का मुखिया ये चाहे कि उसके परिवार में मतभेद हो और आपसी में झगड़ा हो? क्या कोई संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये चाहेगा कि उसकी संस्था में कर्मचारी आपस में लड़ें? क्या अपनी सत्ता कायम करने के लिए किसी देश का राजनीतिक दल ये कोशिश करेगा कि उसके देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो और एक समाज दूसरे समाज से लड़े? राजनीतिक लाभ के लिए तो हो सकता है कि कोई ऐसा करे, जैसे जर्मनी में हिटलर ने किया था। वहां पे उसने एक जर्मन राष्ट्रवाद का नारा दिया था और ये कहा था ये यहूदी जो हैं ये हमारे देश का शोषण कर रहे हैं और जर्मन्स की समृद्धि न होने का मुख्य कारण ये यहूदी है और यहूदियों पे अत्याचार हुआ। मेजॉरिटी जर्मन्स को लगा कि ये बिल्कुल हिटलर सही कह रहे हैं और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो जर्मनी के लोगों ने हिटलर का साथ दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वो केवल हिटलर का एक प्रपंच था अपनी राजनीतिक सत्ता को कायम करने के लिए। और जब यहूदियों पे सारे अत्याचार हो गए उसके बावजूद जब लोगों की स्थिति नहीं सुधरी, तो उसके बाद लोगों ने हिटलर को समझा कि केवल अपनी राजनीतिक स्थिरता के लिए आदमी हमारा शोषण कर रहा है और राष्ट्रवाद के नाम पर हमारा उपयोग कर रहा है और अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत कर रहा है। तो उसके बाद आज की तारीख में जर्मनी के अंदर अगर आप हिटलर का नाम लें तो आपको दंड मिलेगा। ये स्थिति है क्योंकि मेजॉरिटी को यह समझाना कि माइनॉरिटी से आपको खतरा है, मतलब 80% लोगों को 15% लोगों से खतरा हो, ये केवल पिछले 10 साल से भारत के अंदर सुना गया। वरना ये सुना जाता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटी परेशान है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू माइनॉरिटी परेशान है, अफगानिस्तान के अंदर हिंदू माइनॉरिटी परेशान है और ये विश्व के अंदर ब्लैक हैं। अगर अमेरिका के अंदर कम संख्या में है, माइनॉरिटी में है, तो ये है कि ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार होता है, व्हाइट्स करते हैं। साउथ अफ्रीका में भी ऐसा होता था। चलिए आज तो साउथ अफ्रीका के अंदर ब्लैक्स का ही शासन है। लेकिन ये पहली बार मेरे ख्याल से विश्व के इतिहास में पहली बार सुना गया कि साहब भारतवर्ष के अंदर मेजॉरिटी माइनॉरिटी से परेशान है और जबकि सत्ता भी उन्हीं के पास है, पुलिस भी उन्हीं के पास है, आर्मी भी उन्हीं के पास है, प्रशासन भी उन्हीं के पास है, जुडिशरी भी उनके पास है, लेकिन तब भी वो माइनॉरिटी से खतरा महसूस कर रहा है और उनका एग्जिस्टेंस जो है खतरे में है। अब देखिए ये आग कैसे लगाई जाती है। अब ये समझने की आवश्यकता है हमारे और आपके जैसे लोगों को कि क्या ये आग देश के लिए उचित है, क्या ये संविधान सम्मत है और क्या संविधान ने इस चीज का अधिकार सत्ताधारियों को दिया है कि वो समाज के अंदर गलत मैसेजेस देके के समाज को तोड़ें और देश को कमजोर करें। उदाहरण देखिए आप, संभल के अंदर सोशल मीडिया ने और गोदी मीडिया ने बड़ी बुरी तरह से फैलाया और लोगों के पास इस चीज का आधार तो होता नहीं, ना इतना समय होता है कि उसकी पुष्टि करें, उसके बारे में जांच करें, ये पता चलाएं कि जो बात सोशल मीडिया से और गोदी मीडिया से फैलाई जा रही है क्या ये बात सच है या झूठ है। ये कहा गया कि संभल के अंदर 1978 में एक मुस्लिम मेजॉरिटी मोहल्ले के अंदर हिंदू मंदिर था जिसको मुसलमानों ने ताला लगा दिया और हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं प्राप्त हुई थी। अब जाकर इतने साल के बाद वो मंदिर खुला और हिंदू वहां पे मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। अब जरा चीज का बारीकी से जांच कीजिएगा। बात कब की कर रहे हैं? 1978 की। 1978 में देश का शासन किसके हाथ में था? मोरारजी भाई के हाथ में। जनता पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में शासन किसका था? भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह का शासन था। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे। मतलब यह कि जब 1978 के प्रकरण की बात कर रहे हैं तब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अपने मोहल्ले के अंदर हिंदू मंदिरों के ऊपर कब्जा कर लिया और हिंदुओं को दर्शन करने नहीं दिए। ये किस वर्ष का संदर्भ ले रहे हैं?
1978 का, जबकि हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब ये जनता को और देश के लोगों को समझना चाहिए कि क्या हिंदू मुसलमान वैमनस्य को बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक सत्ता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का झूठ देश के लिए उचित है क्या? क्या इसका मतलब यह है कि उस समय की भारत सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य घटक थी, 1978 में, 1977 में आप जानते हैं जनता पार्टी की सरकार आई और 1980 में चली गई, इंदिरा जी दोबारा सरकार में आई, लेकिन क्या वो अकर्मण्य सरकार थी, अक्षम सरकार थी, जो कि संभल के अंदर मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के मंदिर पे कब्जा कराने पर भी कुछ नहीं कर पाई थी? और क्या प्रदेश सरकार जो कल्याण सिंह की थी, जो बड़े हिंदूवादी नेता थे, उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया था? पहला तो प्रश्न ये आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, क्या इस प्रकार का झूठ फैलाकर, जो तथ्यों पर आधारित नहीं है, उसके आधार पे अगर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैलाया जाएगा तो देश का कितना भला होगा? इसके बाद दूसरी घटना, कहा जाता है कश्मीर के अंदर हिंदुओं पे भगाया गया, उन पे अत्याचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बिल्कुल हुआ, हुआ। वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वैली के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, कोई इससे इनकार नहीं करता। लेकिन वो समय कौन सा था जिस समय अत्याचार हुआ? अब ये सोशल मीडिया से, गोदी मीडिया के माध्यम से बार बार हर डिबेट के अंदर इसको उछालकर, एज इफ अगर मुसलमानों ने हिंदुओं पे अत्याचार किया तो वो दोषी कांग्रेस है, विपक्षी दल है, और भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। जबकि उस समय, जिस समय कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ था, आप वो संदर्भ देखिए, वो वर्ष देखिए, वो समय देखिए, वो कालखंड देखिए, उस समय वीपी सिंह जी की सरकार थी और वीपी सिंह जी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। और जब ये हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था तो उस समय राजीव गांधी ने सरकार से निवेदन किया था कि वहां आर्मी को भेजिए और हिंदुओं को बचाइए, क्योंकि प्रश्न हिंदू मुसलमान का नहीं है, प्रश्न हिंदुस्तानियों का है। चाहे हिंदू मुसलमानों पे अत्याचार करें, चाहे कुकी और मैतीय के बीच का युद्ध हो, चाहे कोई किसी पे अत्याचार करे, वो रुकना चाहिए। और उसके बाद राजीव गांधी के प्रोटेस्ट के बाद आर्मी कश्मीर के अंदर भेजी गई थी और हिंदुओं की रक्षा की गई थी। लेकिन हर कालखंड का संदर्भ लेने की आवश्यकता है देश की जनता के लिए। केवल जो सोशल मीडिया के अंदर और गोदी मीडिया के माध्यम से वैमनस्य पैदा किया जा रहा है, उसके अगर आप अंदर जाएंगे, उसकी बारीकी से जांच करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि केवल झूठ पे और धार्मिक विद्वेष पैदा करके अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत किया जा रहा है। पहली घटना मैंने आपको संभल की बताई और दूसरी घटना मैंने आपको कश्मीर की बताई। अब तीसरी घटना पे आते हैं। बांग्लादेश के अंदर पहले ही बता चुका हूं, बहुत लोग बता चुके हैं कि जो मतभेद पैदा, क्योंकि 1971 में, अभी वो 1971 का वो समय कालखंड का वार्षिक उत्सव लोगों ने मनाया और मैं उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था और हम लोग बड़े उत्साही थे, बड़े खुश थे कि इंदिरा गांधी ने भारतवर्ष के विजयी के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इस पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, जो दोनों तरफ से हमें घेरे हुए थे, उनके टुकड़े कर दिए थे और एक ऐसा राष्ट्र बांग्लादेश पैदा कर दिया था जो पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन था, शेख मुजीबुर रहमान के जमाने में, और उन्हें बंग बंधु कहा जाता था। और इंदिरा जी ने रिचर्ड निक्सन के फोन उठाने से मना कर दिया था कि जो करना है करो, हम तो जो करना है करेंगे। वीरता की प्रतिमूर्ति थी वो। और ये चलता रहा। शेख हसीना काफी दिनों तक देश की प्रधानमंत्री बनी। शेख मुजीबुर रहमान, उनके परिवार को उनके विपक्षी लोगों ने, जो आर्मी ऑफिसर बेगम खालिदा के पति और बाकी आर्मी ऑफिसर्स थे, उन्होंने पूरे परिवार की हत्या कर दी। शेख हसीना इसलिए बच गई कि उस समय विदेश में थी। शेख हसीना का लंबा शासनकाल चला और भारत की बड़ी मित्र थी। लेकिन अडानी जी की एक पावर की कंपनी जो कि झारखंड के अंदर लगनी थी, उस पावर कंपनी से जो बिजली बांग्लादेश सरकार ने खरीदी, वो इतने ज्यादा ऊंचे दाम पे खरीदी कि बांग्लादेश के अंदर उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया।
जैसे श्रीलंका में शुरू हो गया, जैसे केन्या में शुरू हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया, जैसे इजराइल में शुरू हो गया, वैसे ही बांग्लादेश में शुरू हो गया। अच्छा, शेख हसीना जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी और भारत की परम मित्र थी, वो पता नहीं किस दबाव में उन्होंने बिजली के दाम बढ़ाकर वो पावर परचेज एग्रीमेंट किया, क्या नहीं किया वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन उसके खिलाफ बांग्लादेश के अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ शेख हसीना के खिलाफ, और जनता सड़क पे आ गई, छात्र सड़क पे आ गए, और शेख हसीना का सत्ता चली गई, और मोहम्मद यूनुस जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो वहां चीफ एडवाइजर बन गए, और आज वहां वो शासन है जो कि शेख हसीना को अपना शत्रु, देश का शत्रु मानती है। बांग्लादेश सरकार ने एक समिति का गठन किया शेख हसीना के कार्यकलापों का अध्ययन करने के लिए, और उस कमेटी ने अभी हाल में एक निष्कर्ष दिया है, एक रिपोर्ट दी है, फाइनली जो गवर्नमेंट को सबमिट की है। उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि शेख हसीना के कार्यकाल में 2500 लोग लापता हो गए, और इनके लापता होने और इनके ना पता होने के पीछे शेख हसीना का हाथ था। इसका मैंने शेख हसीना को उन्होंने आरोपी बना दिया कि वो देश के खिलाफ उन्होंने काम किया। पावर परचेज एग्रीमेंट जो अडानी की कंपनी से किया वो भी अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट था बांग्लादेश का, और 2500 लोगों के हत्या का इस कमेटी ने बता दिया। थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन आज के तारीख में जो बांग्लादेश के अंदर सरकार है वो शेख हसीना के विरोध वाली सरकार है। तो ऐसे समय में देश की विदेश नीति क्या होनी चाहिए थी, जबकि शेख हसीना भी मुसलमान है और मोहम्मद यूनुस भी मुसलमान है, लेकिन बांग्लादेश सरकार शेख हसीना को राष्ट्र, अपने देश का दुश्मन मानती है। और विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि शेख हसीना को अपने यहां शरण देने के लिए तैयार हो, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई नहीं। केवल भारतवर्ष ऐसा देश है जिन्होंने शेख हसीना को अपने देश के अंदर शरण दे दी। तो ये देखने की बात भी उचित है क्या कि वो शेख हसीना जिसपे 2500 लोगों के लापता होने का आरोप लगा हुआ है, और इसका माने वो बांग्लादेश की शत्रु हैं, उनको अपने पड़ोसी देश के अंदर जहां सरकार बदल चुकी है अपने देश में शरण देके क्या हम उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, आपके देश के अगेंस्ट आपके देश के नागरिक जो काम करेंगे उन्हें अपने देश में शरण देंगे, जिसको विश्व के अंदर कोई शरण नहीं देगा। जबकि वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। जबकि कनाडा और अमेरिका के अंदर जिन लोगों पे आक्रमण का आरोप लगा है वो कनाडा और अमेरिका के नागरिक हैं। तो अमेरिका कनाडा के नागरिक अगर सिख खालिस्तान की मांग करते हैं, अगर वो भारत के विरोधी है और उसको भारत विरोधी माना जाता है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भारत विरोधी है। कोई खालिस्तान की मांग करे वो भी भारत विरोधी है, हिंदू राष्ट्र की बात करे वो भी गलत है, किसी भी तरह के भारत के अलग स्वरूप की बात करे वो देश विरोधी करे है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले भी राष्ट्र विरोधी हैं, अगर सिख राष्ट्र की मांग करने वाले विरोधी हैं। तो दूसरे देश के नागरिक के ऊपर तथाकथित जो आरोप है, सच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर दूसरे देश के नागरिक पे इस आधार पे आप आक्रमण कर सकते हैं कि वो आपके देश के अंदर खालिस्तान की मांग कर रहा है, तो हिंदू राष्ट्र की कामना करने वालों के खिलाफ आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? और क्या बांग्लादेश की उस नागरिक को जो कि वहां पे आरोपी बनाई गई है और जिसपे वहां सरकार उनके विरोध पे टिकी हुई है, उनसे अपने संबंध खराब करके उस बांग्लादेश देश को, जो आपके देश का पिछले 50 साल से मित्र था, उसको चीन के गोद में डाल देना, क्या ये विदेश नीति है? तो ये समझने की बहुत आवश्यकता है देश के लिए कि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव राजनीतिक रूप से तो सफल हो सकता है और इससे आपको राजनीतिक फसल काटने में फायदा हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का कितना नुकसान होगा, क्या हमारी अगली पीढ़ियां उसको भुगतेंगी, ये देश के लोगों को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि संभल की घटना के जब कहा जा रहा है, जो पता चला संभल में क्या हुआ कि वो खुद ही हिंदुओं ने अपने मंदिर पे ताला लगा दिया था 1978 में, जब मोरारजी भाई की सरकार थी और अटल जी और अडवाणी जी केंद्रीय मंत्री थे, और कल्याण जी के अपने आप ही मंदिर में ताला लगाया था और अभी अपने आप ही जाके मंदिर का ताला खोला है, और इसमें हिंदू मुसलमान के नैरेटिव का कोई बिंदु नहीं है। जब
कश्मीर के अंदर भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी समर्थक सरकार थी और कांग्रेस उस समय अपोजिशन में थी। और इस समय भी जब शेख हसीना को देश के अंदर शरण दी गई है, उस समय भी कांग्रेस की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।